जैसे कि मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा था। इंडियन हिस्ट्री में बच्चों हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। उस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों मैंने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एसएससी सीजीएल के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए थे। मैंने 4 वीडियो एमसीक्यू पर अपलोड कर दिए हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता और पाषाण काल से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो भी देख रहा है, इस वीडियो से देखने से पहले अगर आप इसके प्रीवियस 3 या 4 वीडियो जो बनाए वो देखेंगे तो आप के काफ़ी क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में आ चुके हैं, एक तरीके से आपका ये रिवीजन बूस्टअप का काम करेगा। तो प्लीज़ मैं हूँ सत्येंद्र, शिक्षा दी अकेडमी मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ देखिए, आपके काम में आएगा। आप चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये वीडियोस जितने भी मैंने बनाए हैं एमसीक्यू आपके यूपी पीसीएस एमपी सर कमीशंस के लिए आपके बहुत काम में आएंगे। मैंने अपना चैनल बस जस्ट स्टार्ट किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही मैंने पढ़ाया है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन का विशाल स्नानागार पाया गया है। देखिए बच्चे, कभी कभार हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो कभी कभार हम लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश वर्ड भी थोड़े बहुत पता हो तो कोई बुराई नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरी इंग्लिश सीख लीजिए, अगर थोड़ा भी पता है तो वो हमें अच्छा लगता है। जैसे विशाल स्नानागार है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको जो होता है हम लोग इंग्लिश में ग्रेट बाथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ जो होता है ना, कभी कभार स्विमिंग पूल भी बोला जाता है, लेकिन आप ग्रेट बाथ बोलिए विशाल स्नानागार को। तो ठीक है, क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, बी हड़प्पा में, सी रोपड़ में, और डी आलमगीरपुर आलमगीर में। तो सबको ऑलमोस्ट 80% बच्चों को पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला था वो हमारा मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, अगर आप सामने एक इमेज देख रहे हो तो ये इमेज अभी आपने कुछ टाइम पहले ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मोहनजोदारो, और उसी मोहनजोदारो में ये ग्रेट बात भी दिखाया गया है। अगर बाई चांस अगर किसी को नहीं भी पता हो तो ये मूवी देखी होगी किसी ने मोहनजोदारो में, तो इधर पे ग्रेट बात का यूज़ करते हुए दिखाया गया है। और साथ में अगर आपको याद हो तो यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो ग्रेट बात या जो स्विमिंग पूल होता था उसमें सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ से एंट्री होती थी। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन जो आया था यूपी पीसीएस में उसको सॉल्व करके बताया था कि जो सीढ़ियाँ जो होती हैं नॉर्थ टू साउथ होती थी, एंट्री हमारी नॉर्थ से हो सकती थी, साउथ से हो सकती थी स्विमिंग पूल में, ईस्ट और वेस्ट जो आपके जो थे, ईस्ट और वेस्ट जो थे, जो हमारे टॉयलेट थे, वॉशरूम से, चेंज रूम था यहाँ पर, लेकिन एंट्री के लिए हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात जो मैंने बोली गई है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बहुत तेज जुकाम हो रहा है बच्चों मुझे, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन का मतलब हो गया बच्चों टाउन प्लानिंग के लिए। बच्चों, एक बहुत बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का ये फीचर या एक क्वालिटी बोलिए कि आज से 5000 साल पहले लगभग पूरे वर्ल्ड में ऐसी कुछ ही सिविलाइजेशन होती थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, या इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई, या सुमेरियन सिविलाइजेशन हो गई। ये काफ़ी एडवांस थी। मतलब एडवांस कहने का मतलब ये था कि इनका जो स्ट्रक्चर जो होता था, मतलब कि ग्रामीण तरीके का नहीं होता था, शहरी जीवन जीते थे ये लोग। और उनमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले अव्वल थी। ऐसा ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह था सिंधु घाटी सभ्यता जैसा, कि इनका जो लाइफ स्टाइल रहन सहन था इतना शहरीकरण था। तो क्या हुआ, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी 2015 में, इन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्लान लाया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत फेमस है अपनी, मतलब कि इनमें आपको बिल्कुल ब्लॉक टू ब्लॉक घर दिखाई देते हैं, बिल्कुल
अर्बनाइजेशन बिल्कुल बेहतरीन होता था, हेल्थ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, ये सब चीज़ सारी बातें मैंने यूपीएससी के लिए जो वीडियो बनाए उसमें बताया मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नगर नियोजन के लिए यानी टाउन प्लानिंग के लिए। ऑफकोर्स ये फेमस था, अच्छे अच्छे घर बनाए जाते थे बिल्कुल तरीके से, प्रॉपर वे में, एक लाइन में। ठीक है, ये सही हो गया। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए ये भी बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी, कृषि तो यहाँ पर बहुत अच्छी थी। और अपने उद्योगों के लिए, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो यहाँ पर बहुत फेमस थी। इंडस्ट्री फेमस का मतलब कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर लोग, जैसे आज से 5,000 साल पहले यहाँ पे जो कॉटन कॉटन की सूती मिली है, तो यानी कॉटन से सूती बनाने के लिए आप डायरेक्ट कॉटन से सूती नहीं बन जाएगी, उसको बनाने के लिए कोई प्लांट इंडस्ट्री लगाना पड़ेगी। ठीक है, और तब जाके इंडस्ट्री में हम लोग को कपास से जो हम लोग का नेचुरल है उसको हम लोग इंडस्ट्री में सूत में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आपका उद्योग के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है, प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि इन लोग को मेटलर्जी, अयस्क जो होते हैं, उन सब की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको चारों के चारों आपके सही हैं, चारों सही हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आप ये समझिएगा कि 1 2 3 4 आपके चारों सही हैं। अब आता है आपका भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। ये थोड़ा सा आपका यूपीपीएससी के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, इसका आंसर है आपका, ध्यान में रखिएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल जो होता है, भारत का, देखिए भारत बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरी लिखी हुई है, उसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आंसर राखीगढ़ी हो गया, जो हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित है। यानी कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में तो है, और जिला कौन सा है आपका, जिंद है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं इतनी बात हो गई, बीच की लाइन में छोड़ रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा स्थान धोलावीरा का है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ी, फिर दूसरा स्थान धोलावीरा का है, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा राखीगढ़ी, फिर देन धोलावीरा। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान पाकिस्तान में स्थिति गनेड़ीवाल है, और दूसरा स्थल आपका मोहनजोदारो का है। ध्यान में रखिएगा, ये थ्योरी जो है आप ध्यान में रखिएगा, इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है क्वेश्चन, ये सुनिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा, लेखन कला आप जानते हो ना, लिखने के बाद, लिखने का जो होता है, लेखन कला की जो प्रॉपर जो होती है, एक सिस्टमेटिकली प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, इनमें से कौन सी थी बच्चों? तो इसका आंसर आपका सुमेरिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर आपका सुमेरिया है। लेखन कला की उचित प्रणाली, बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्राचीन सभ्यता थी, तो वो थी आपकी सुमेरियन। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी सुमेरियन है। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा ये सुमेरिया है कहाँ, कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो मैं बच्चों, जब मैंने यूपीएससी के लिए मेंस का जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें बताया है कि सुमेरियन है क्या, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बोलना चाहूँगा सुमेरियन, सुमेरियन बच्चों क्या है, इधर मेरे साइड में है, इसी को पढ़ के मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखो सुमेर, SUMER, सुमेर साइट ऑफ अर्लेस्ट नोन सिविलाइजेशन। यानी कि वो ये बोला है सुमेर जो साइट्स जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, लोकेटेड इन दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। सुमेर साइट है जो कि अर्लेस्ट सिविलाइजेशन है, ये तो बहुत प्राचीन सभ्यता है। और ये कहाँ लोकेट कर रही है, कहाँ स्थिति है इसकी? लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट part of Mesopotamia between the Tigris and Euphrates river in the area that later become Babylon। बेबीलोन अगर आपने सुना हो ना, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, बेबीलोन एंड इज नाउ सदर्न इराक फ्रॉम अराउंड बगदाद टू दी पर्सियन गल्फ। ठीक है, मैं इसको
अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं खुद ही बोल देता हूँ। देखो बच्चों, आज से 5000 साल पहले वर्ल्ड में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और फेमस था, उसी तरह में इजिप्ट की भी सभ्यता फेमस थी। उसी तरह सुमेरियन सभ्यता भी बहुत फेमस थी। अब बात आती है सुमेरियन सभ्यता थी कहाँ। बच्चों, सुमेरियन सभ्यता जो थी ये आपकी, आप ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया में पड़ती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक का ही प्राचीन नाम है, ध्यान में रखिए। कब मेसोपोटामिया जो होता है, जनरली क्या होता है, पूछते हैं ना इसका पुराना नाम क्या है, फलाने का पुराना नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ठीक है, और इसी इराक मेसोपोटामिया में सुमेरियन एक सभ्यता, कल्चर कल्चर सॉरी सिविलाइजेशन चलती थी। ठीक है, जो बहुत फेमस थी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। और ये सुमेरियन सिविलाइजेशन जहाँ पड़ती थी उसके आसपास जो होता है ना, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर थी। ये लिखा हुआ है टिग्रिस, जिसको हिंदी में हम लोग दजला फरात बोलते हैं। अब आपको शायद याद आ जाए दजला फरात। और ये रिवर जो होता है ना, बहुत बहुत सुमेरियन सिविलाइजेशन के लिए, मेसोपोटामिया के लिए एक वरदान की तरह काम करता था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस नदियों के पास का एरिया इतना उपजाऊ है जो आज तक विवादों से घिरा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इसके आसपास अब पूरी की पूरी तरीके से, जैसे कि मेसोपोटामिया, इराक, सुमेरियन के आसपास आईएस का जाल फैला हुआ है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जैसे कि हम लोग कभी कभार इसको बेबीलोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यानी ये इराक का ही एरिया, इराक के आसपास था, इराक में ही है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम, और इसी बेल्ट में आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन पड़ती थी, जो कि यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के आसपास है। ठीक है, जिसको हम लोग बेबीलोन के नाम से जानते हैं। लिखा है ना, फ्रॉम अराउंड बगदाद टू द पर्सियन गल्फ। इराक की कैपिटल बगदाद है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सबसे प्राचीन सभ्यता थी, तो वो आपका आंसर हो गया इसका सुमेरियन। और सुमेरियन कहाँ लोकेटेड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, तो सामने थ्योरी लिखी हुई है, उसको आपको पढ़ लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा, मैप पर ढूंढने में आसानी हो जाएगी सुमेरियन कहाँ पड़ता था। तो आपको ध्यान में रखना है, सिस्टमेटिकली तरीके से सबसे पहले लिखने की कला विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता थी, तो वो आपकी सुमेरियन थी। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। बहुत तेज जुकाम हो रहा है, कफ हो रहा है। बच्चों प्लीज़ बताइएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए या ना पसंद आए, दिल खोल के बताइए कि अच्छा है, बुरा है, लाइक डिसलाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि क्या मैं वाकई में आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, कि मैं आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। नहीं तो ऐसे में बताता रहूँ तो कोई मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपके साथ मुझे कनेक्शन बांधना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, सारे के सारे वीडियोस आप शिक्षा दी एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ओपन कीजिए। मैंने जस्ट हिस्ट्री पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और अभी मैंने MCQ इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज पे अपलोड किए हैं जस्ट। अगर इन वीडियो को आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल अप्रोच, एक एनालिसिस अप्रोच क्रिएट करना है खुद के लिए, तो इसके वीडियो मैंने बनाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज पे। इसमें प्रॉपर उसका कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, पेंटिंग क्या होती है, सब कुछ बताया है मैंने। ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन जो अभी मैं करा रहा हूँ वो चीज़ आपकी आराम से UPSC UPPCS के लिए आप तैयार कर लोगे। हाँ, अब क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में। यहाँ आत्मा और आत्मा का इशू सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं है। ये लोग थोड़े, आज के टाइम में बोलूँ तो ये लोग धर्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इतने बंधे हुए नहीं थे। इन सब चीज़ों में नहीं था इनका इतना ध्यान। कर्म कांड में भी ये लोग इतने नहीं पड़े हुए थे, जात बिरादरी भी इतना कुछ नहीं था, हवन वगन ये सब भी इतने ज़्यादा नहीं थे। बाकी छोटी छोटी कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं वो सब के सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। यहाँ ताबीज मिला हुआ है, मंदिर होते थे कि नहीं होते थे, लड़ाई में करते थे, पार्टिसिपेट करते, ये सब कुछ चीज़ें मैंने बता चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
मातृशक्ति में। ये इसका सही आंसर है। मातृशक्ति का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो होते मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल फिगरिन मिली हुई हैं, जिसको हम लोग टेराकोटा फिगरिन बोलते हैं। टेराकोटा फिगरिन का मतलब आग में पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा, उससे बनी मूर्ति फिगरिन कहलाती है। तो कंबाइंड वर्ड हो गया टेराकोटा फिगरिन। यहाँ पर खुदाई में टेराकोटा फिगरिन इतनी सारी मिली है कि अनुमान लगाया गया गैस करके कि यहाँ के लोग शायद फीमेल को पूजते थे, फीमेल की पूजा की जाती थी, इसलिए बोला जाता था ये लोग मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या है, अब देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की। पहले तो देखो इंद्र और वरुण, ये तो हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ेंगे ना, इसके बाद का चैप्टर, तब इन दोनों की बात होगी, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। विष्णु भी नहीं है, ये तो विष्णु भी वैदिक कल्चर के अंदर आ जाएगा, जो कि बाद का चैप्टर है। ब्रह्मा है ही नहीं है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ये सब बाद में आए हैं, बहुत बाद की कहानी है। ठीक है, तो एक बचते हैं आपके पशुपति शिव। इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा, पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। और सामने आप इमेज देख रहे हो तो ये पशुपति शिव ही हैं। और इनके चारों तरफ क्या है, क्या नीचे कौन से एनिमल्स हैं, ये सब मैंने बता चुके हैं। ये सील देख रहे हो ना, यही पशुपति शिव है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, यही आपका आंसर है। एक बार आप लोग पढ़िए, फिर अगर आप पढ़ लेते हैं और फिर आप करते हैं तो ये समझिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा सा मेरे साथ बस बताइए, मुझे कमेंट दीजिए, ताकि मैं हिस्ट्री के साथ साथ और साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उन सब के भी वीडियो धीरे धीरे स्टार्ट करना चालू करूँ बनाना, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर शिक्षा दे सकूँ। बच्चों, मैं चाहता हूँ कि वाकई में इस फील्ड में मैं काम करूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए मुझे। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा, आवाज़ थोड़ी स्लो आती होगी, इसलिए आप हेडफोन का ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं हर उसमें बोल रहा हूँ हेडफोन का ज़रूर यूज़ कीजिए। आवाज़ थोड़ी स्लो है, लेकिन वो भी सॉल्व करूँगा मैं, लेकिन बस मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। और सारे के सारे एमसीक्यू आप देखिए। अब क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, हमें इतना पता है सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हुई थी 1921 में, और फिर उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो को भी खोद दिया था। समझ रहे हो ना, एक साल बाद पहले हड़प्पा को खोदा, फिर मोहनजोदड़ो को खोद दिया। दोनों एक साल के अंतर से खोदे थे। अगर आपको याद हो कि उस समय आर्कोलॉजी सर्वे जो होता है अपना डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर जो थे जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब ने थोड़ा दिलचस्पी ली और उन्होंने बोला कि 1921 में दयाराम साहनी से, जाओ भैया पंजाब में कोई हड़प्पा है उसको खोद दो। मैं सिर्फ एक बताने के पर्पज से बोल रहा हूँ। कोई हमारे आर्कियोलॉजी सर्वे के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी से बोला, जाओ हड़प्पा कोई एक जगह पता चलिए, उसका खुदाई वुदाई कराई जाए तो क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी से बोला कि जाओ हड़प्पा खुदवाओ। और फिर 1922 में ही मोहनजोदारो के बारे में पता चलता है, तो मोहनजोदारो को भी बोला जॉन मार्शल साहब ने कि जाओ इसको खुदवाओ। और उसको मोहनजोदारो को खुदवाने को करने के लिए ऑर्डर दिए गए आर डी शर्मा को। आर डी शर्मा का नाम था रखलदास बनर्जी, ध्यान रखिएगा। यानी कि हड़प्पा के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो के लिए आपके कौन है, आर डी बनर्जी, जिसे हम लोग रखलदास बनर्जी बोलते थे। और इन दोनों को ही ऑर्डर देने वाला कोई डायरेक्टर था, तो वो था आपका जॉन मार्शल साहब। ठीक है, आंसर हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। बच्चों, ये एक फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर ध्यान रखना। कनिंगम जो थे वही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसको महत्व को नहीं समझ पाया था, जो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया था, तो वो थे आपके ए कनिंघम साहब। ठीक है, अब क्या आता है आपका
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बच्चों, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ा है, अगर थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, तो आप आराम से बता दोगे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो अब भारत में नहीं है। मोहनजोदारो जो कि सिंध प्रोविंस में आता है, जो कि पाकिस्तान में चला गया है, और हड़प्पा पंजाब प्रोविंस में आता है। उस समय इंडिया के हिस्से थे, लेकिन ये हड़प्पा भी अब इंडिया के अंदर नहीं आता है। अगर आपको मेरी बात नहीं भी समझ में आ रही है, तो आप इस सामने एक मैप बना हुआ है, उस मैप को अगर आप देख लोगे, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही आपके पाकिस्तान में पड़ रहे हैं, और दोनों इंडिया के मैप से बाहर हैं दोनों। हड़प्पा, अगर देखो मोहनजोदारो देखो इंडिया के मैप से बाहर जा रहा है, और जो हड़प्पा है बिल्कुल एंड में पड़ रहा है, और जो भारत के मैप से बाहर है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों नहीं है। लेकिन हाँ, लोथल बच्चों इंडिया के अंदर आता है, और लोथल आपको पता होगी इंटरनेशनल पोर्ट था, बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, गोदीवाड़ा था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यानी कि सी बिल्कुल सही है। इसकी खोज ये लोथल की खोज करने वाले थे SR राव। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब 36 देखिए, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ये एक बहुत कॉमन सी बात है, इसके लिए आपका मोहनजोदारो बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एरिया भी रहे होंगे कि घरों में कुओं का होना, लेकिन मोहनजोदारो का एक स्पेशलिटी फीचर है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में कि मोहनजोदारो को ज़्यादा ही फेमस हो गया था। ठीक है, मोहनजोदारो क्यों फेमस था? ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, कुएं जो होते थे ज़्यादातर हमारे मोहनजोदारो में। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये IAS प्री में आ चुका है, 2000 के आसपास का है, लेकिन हमारे UPPCS के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? इनको ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी चीज़ पहले आई है। सोने के सिक्के या आहत मुद्रा? आहत मुद्रा को बोलते हैं हम लोग पंचमार्क सिक्के। पंच मार्क का मतलब जैसे एक ठप्पा मार के, ठप्पा मार जो आप जानते हो ना, स्टाम्प लगाते हो, ठप्पा मार के जो सिक्के तैयार किए जाते थे, उस पर कुछ निशान लगाया जाता था, चांद, सितारा, मछली, सूर, कुछ भी बनाया जाता था, वो आपकी आहत मुद्राएं होती थी। ठीक है, स्टार्टिंग में चांदी की बनी थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन सोने के सिक्के, दूसरे आहार मुद्रा, तीसरा लोहे का हल, चौथा नगर संस्कृति। अगर बच्चों किसी ने भी पढ़ा है, सोने के सिक्के जो थे बहुत बाद में आए। सोने के सिक्के तो आए हैं जब हम लोग कुषाण वंश पढ़ते हैं, तब आए हैं। गुप्तों, बहुत दूर की बात हो गई। सोने के सिक्के जो कैटफियस था उसने स्टार्टिंग करे थे, विम कैटफिशियस, यानी कि सोने के सिक्के तो सबसे एंड में हैं। भैया ध्यान में रखो, एंड में लगा दो सोने के सिक्के, यानी सोने के सिक्के से पहले, बहुत पहले कुछ हो चुका है। सोने के सिक्के तो कुषाण वंश में हैं बहुत पहले, और कुषाण वंश तो हम लोग ईसवी में पहुंच गए, और हम लोग तो अभी ईसापुर में जाना है। ठीक है, नगर संस्कृति आज से 5000 साल पहले। इसका एग्जाम्पल सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका नगर संस्कृति, 4 नंबर। एक आप फिक्स कर दो, सबसे एंड में, सबसे बाद में आया। अब देखिए, बीच में हमें लोहे का हल और आहत मुद्रा फिक्स करनी है। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो कौन सा फिट हो रहा है। डी तीसरे नंबर, ध्यान रखनी, सेकंड पे आएगा आपका लोहे का हल। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि डी वाला आपका बिल्कुल सही है। और लोहे का हल तो आपको याद हो तो 600 BC के आसपास आया था, जब हम लोग वैदिक सभ्यता का जब धीरे धीरे एंड हो रहा था और महाजनपद का उदय हो रहा था, उस समय हमारा लोहा आया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यानी पहले पे आप लगाइए नगर संस्कृति, 4 वाला ऑप्शन, फिर लगाइए आप लोहे का हल, और लोहे के हल के बाद आते हैं आपके उसी थोड़े टाइम बाद आहत मुद्राएं, जिसको हम लोग पंचमार सिक्के या ठप्पा मार सिक्के बोलते हैं, जो सबसे पहले व्यापारियों के द्वारा चलाए गए थे, और फिर सबसे बाद में आपके सोने के सिक्के। ठीक है, सोने के सिक्के तो बहुत बाद में, जब कुषाण वंश आता है,
तो आपका डी वाला बिल्कुल सही है। 4-3-2-1, 4-3-2-1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था, एक तो जो जुड़ा हुआ है, एक तो थे हम लोग के रखलदास आर.डी. बनर्जी और एक थे दयाराम साहनी। लो ये लगा दो, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। अब समझिएगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा प्री, प्री एच लिखा हुआ है यानी प्री हिस्ट्री, फिर लिखा हुआ है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आपकी लिखी है हिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक, लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आद ऐतिहासिक, ठीक है, आद ऐतिहासिक। और हिस्ट्री का मतलब ऐतिहासिक, इन तीनों को। तो जो बच्चों ये जो तीनों मैंने लिखी हुई है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री को आद ऐतिहासिक और हिस्ट्री को ऐतिहासिक। तो भैया जो प्रागैतिहासिक काल जो होता है बहुत लाखों साल पुराना होता है, जिसको हम लोग पाषाण काल भी, स्टोन एज भी बोलते हैं। इस समय हमारा वो आ जाएगा जब लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, भाषा क्या होती है, ये सब तो बहुत बड़ी चीज हो गई। स्टोन एज में हमें जो भी कुछ मिलता है, हमें पत्थर के औजार, हड्डी वड्डी, वो सब। इस समय लिखावट नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं, स्क्रिप्ट विस्क्रिप्ट कुछ था ही नहीं। जो भी खोपड़ी सोपड़ी मिली, जो भी हड्डी वड्डी मिली, हम लोग को पत्थर वत्थर के औजार मिले, वो सब हमारे प्री हिस्ट्री में आएंगे, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक बोलते हैं। इस समय लिखावट विखावट का तो कोई पता ही नहीं था, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में वो आ जाते हैं, जिसमें प्रोटो हिस्ट्री उसको बोलते हैं, हिंदी में आद ऐतिहासिक, जिसमें लिपि यानी लिखावट के बारे में पता तो चल चुका है, लिपि आ चुकी है, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान में रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आती है, आद ऐतिहासिक के अंदर आती है। और प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा ऐसा काल जिसमें लिपि तो आ चुकी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा, आदि ऐतिहासिक, ठीक है। और हिस्ट्री में आपका आ जाएगा 600 BC से स्टार्ट होता है, यानी आज से 2500 साल पहले, जब मगध का, और मगध के आते आते तो संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हो गई थी, वो हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा है ना, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी वेस्ट में पड़ता है, मेरठ के आसपास हिंडन रिवर पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। आंसर हो गया आपका बी। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर, स्टेटमेंट पर अपने विचार दीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा सही है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट लगाइए। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपने टाउन प्लानिंग, शहर का कैसे विकास किया जाता है, अर्बनाइजेशन कैसे घर बनाए जाते हैं, न्यू बिल्कुल प्रॉपर प्लान्ड वे में जो था, उसके लिए फेमस तो है ही, और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नालियाँ वालियाँ तो बनती ही थी, हेल्थ इज़ वेल्थ। तीसरा यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है। अब थर्ड वाला सही है कि नहीं? हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा भैया। धातुओं का पता नहीं होता तो इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते? इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज भी तो बोला जाता है, ठीक है।
ब्रॉन्ज यानी कांसा, जो कि कॉपर में टिन को मिलाकर बनाया जाता है। यानी ये लोग कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज सब जानते हैं और इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है, जो कि मेटल है। तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, यानी कि थर्ड नंबर गलत है, 1 और 2 सही है, यानी कि ए। अब देखिए यहाँ से 47 से देख रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब ये एक मैचिंग टाइप का दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ए बोल रहा है आलमगीरपुर, ये तो हमने मैप में हमने 10 बार बताया, अगर आपने सारे एमसीक्यू देख लिए तो आपको रट जाएगा कि आलमगीरपुर तो यूपी वेस्ट में पड़ता है, यानी कि ए तो बिल्कुल सही है। और बी बोल रहा है आपका हरियाणा बनावली, ये भी बिल्कुल सही है, हरियाणा बनावली में पड़ता है, बिल्कुल सही है। देमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी मैंने मैप में 4 बार बताया है कि देमाबाद आपका महाराष्ट्र। अगर आप स्टार्टिंग से एमसीक्यू देखेंगे तो आपको सारी की सारी जियोग्राफिकल पोजीशन पता चल जाएगी। डी बोल रहा है राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी बच्चों राजस्थान में नहीं है, हरियाणा जिंद में पड़ता है, यानी कि डी वाला आपका आंसर होगा। डी ही गलत है, डी जो मैच नहीं कर रहा है, डी है जो आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, करें निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। देखिए जितनी भी हमें सील वील मुद्राएं जो मिली हैं, पहले आपके सामने जो जो मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, ये देखिए ये एक मुद्रा मिली हुई है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुद्राएं जो है मोहनजोदारो जो होता है बहुत ज़्यादा मिली, तभी तो मूवी भी बना दी गई है, तभी तो फेमस होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, यही कुछ ज़्यादा फेमस था। तो मोहर जो आपकी मुद्रा जो मिली है मोहनजोदारो में ज़्यादातर मिली है, ऐसा नहीं है कि और जगह ना मिली हो, मोहनजोदारो में ज़्यादा है। ठीक है, और आप देखिए इस मुद्रा में जो स्क्वायर में बनी हुई है, इसमें एक जानवर बना हुआ है जिस, और जानवर को अगर आप ध्यान से देखोगे रिकैप में बैक जाके, तो एक सींग वाला जानवर दिख रहा है जिसको एक श्रृंगी बोलते हैं, वृषभ भी के नाम से जाना जाता है, वृषभ बोलते हैं जिनको, एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न ये बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी इसका आंसर डी हो गया, ये तो दिख रहा है आपको। अब देखिएगा 49 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। बैल है, हाथी है, भेड़ है। भेड़ भेड़ तो हमें पता नहीं चलती, लेकिन आप ऑप्शन देखिए, बेल, हाथी, भेड़, बेल, हाथी, भेड़ और घोड़ा। तो हम लोग घोड़ा लगा देते हैं, भेड़ भेड़ तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग घोड़ा इसलिए लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित ही थे, क्योंकि जो भी हड्डियां मिली हैं वो भी डाउटफुल में है, घोड़े पे डिपेंड थे ही नहीं। आप लगा दीजिए घोड़ा, यानी कि 49 का सी होगा आंसर। अब हाँ, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कपास यानी कॉटन। तो बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वर्ल्ड में अगर ये मान लें कि अब माना जाता है जो जनरली जो कृषि जो होती है, कृषि का विकास इंडिपेंडेंट हुआ। कहने का मतलब, जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि यूएस जो होता है मक्का के लिए फेमस है, तो हम लोग बोलते हैं मक्का विश्व को सबसे पहले किसी ने दिया, तो वो यूएस था। ठीक है, उसी तरह हम लोग ये बोलते हैं कि जो सबसे पहले जो होता है मेडिटेरेनियन सी के पास आज से 7-8 हज़ार साल पहले उपजाया गया सबसे पहले। यानी कि वर्ल्ड मैप पे देखें, किसी ने कुछ चीज़ हमें नेचुरल फॉर्म में हमें यहाँ सबसे पहले मिली है। ठीक है, तो उसी के लिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो होती है, यानी कपास सबसे पहले उपजाया गया या आरंभ किया गया, खेती जो भी थी सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही स्टार्ट हुई है, इसलिए कपास को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पौधा बोला जाता है। सबसे पहले कपास यहीं प्रोड्यूस हुआ, ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में रखना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी भारत
ठीक है। मेहरगढ़ के आसपास कपास जो होता है ना, कपास को ये बोलते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास उपजाया। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया इजिप्ट में, मध्य अमेरिका में, मेसोपोटामिया में और भारत में। तो ध्यान रखना है, मैंने बोली थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही सबसे पहले कपास सबसे पहले उपजाया गया, सबसे पहले खेती कपास की इधर ही पर हुई, वो भी भारत लगा दो आप। यानी इसका आंसर हो गया भारत। कपास यानी कॉटन, कॉटन से बनते हैं सूत। ठीक है। और सूत के लिए हमारा सिंधु घाटी सभ्यता फेमस भी था, सूती कपड़ा पहने हुए पुजारी साहब भी मिले। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़, थोड़ा मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में और टैब में प्रॉब्लम है वॉइस की, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया हो तो भी बताइए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो आपके लिए वीडियो कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या बना रहा हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। मैं जो आपके साथ मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, और यहाँ तक कि मैं अब यूपीएससी के लिए ही मैंने स्टार्ट किए अपने वीडियो, हिस्ट्री पे स्टार्ट किया है मैंने। अभी ज़्यादा वीडियो मेरे नहीं हैं, मैंने यूपीएससी पे वीडियो बनाए हैं अभी ज़्यादातर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। और तो इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिसलाइक जो भी हो आप कर दीजिए ताकि मुझे पता तो चल सके। मैं हूँ सतेंद्र, शिक्षादी अकेडमी से, इट इज़ माई यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सो प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप शिक्षादी अकेडमी के नाम ओपन करोगे तो 3-4 वीडियो आपको एमसीक्यू पर सिंधु घाटी की सभ्यता और स्टोन एज पे मिलेंगे। ऑलमोस्ट यानी 80-90 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपके सामने किए हैं, और हर क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश करी कि मैप बता सकूं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, अच्छा बुरा जो भी हो। अगर ये आप नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से देखिए। हो सकता है मेरी वॉइस की हो रही हो, लेकिन मैं सही करूँगा। तो मैं इसलिए आप बोलता हूँ कि आप हेडफोन लगा लीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं हूँ सत्येंद्र वर्मा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।